अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज मार्केट्स विद मी अलीना शिगरी। इट्स द थर्ड ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक और आज हम बात करेंगे बजट के ही हवाले से पोस्ट बजट सेशन में, लेकिन इसके साथ साथ ही हम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस में भी बात करेंगे। कल के दिन हमने देखा एक रोबस्ट रिकवरी स्टॉक मार्केट में विटनेस की गई है, जहां पर 100 इंडेक्स एंड 12,364 के लेवल पे अपना हाईएस्ट लेवल अटेन किया था और साथ ही साथ हमने क्लोजिंग देखी 103 पॉइंट्स के गेन के साथ। तो काफ़ी एक अच्छी एक रिकवरी हमने देखी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, जब हमने मिक्स मूवमेंट्स ऑब्जर्व की थी। प्री बजट सेशन में बजट के हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी, सीजीटी को लेकर इन्वेस्टर्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रवैये के साथ जो है हमें ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल की परफॉर्मेंस ने हाउएवर हमें थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है और इसके साथ साथ ही क्या फैक्टर्स रहे इस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन स्टार्ट ऑफ करना चाहेंगे हम बजट के हवाले से। आज हमने प्रोग्राम में इस हवाले से दावत दी अली नासिर साहब को। आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम अली साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर अगेन। अली साहब, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, बजट हमने देखा अनाउंस होते हुए, इट वाज मोर लाइक अ प्रेडिक्टेबल बजट। पेपर बोलते हैं कि लीक हो गया था, उससे पहले ही बजट की अनाउंसमेंट से पहले आपको सब कुछ पता चल गई थी चीजें। पीपल हाउएवर द मासेस वर एक्सपेक्टिंग not anything new from the budget and they say कि जी meeting targets is not something Pakistan has ever achieved। तो किस तरह का ओवरऑल बजट आपने देखा? देखिए, इसमें ज़्यादातर बजट के अंदर अगर कोई हुकूमत की तरफदारी करना चाहे तो वो तो एक डेवल्स एडवोकेट वाली एक स्टोरी बन जाएगी, लेकिन बात यह कि हुकूमत ने अपना एक नुक्ता नज़र पेश किया। लेकिन अगर हुकूमत कोई काम ऐसा भी करती ना तो फिर हम लोग उसको सराहते भी। देखिए, ना तो हुकूमत के मुंह में दांत हैं ना पेट में आंत है, मतलब ना तो उनके पास ये कोई काम करने की कोई सलाहियत मौजूद थी। देखिए, माशी तौर पर पाकिस्तान, जैसे मैं बहुत दफ़ा आपको कह चुका हूँ, दलदल में फंसा हुआ है, तो कुछ भी हम नहीं कर सकते थे, लेकिन जितना कुछ वो कर सकते थे उन्होंने अपने एंड से करने की कोशिश की, ओनली सिर्फ वो अहदाफ पूरे करने के लिए जो उनके मुफादात के लिए सही हैं। जो अवामी मुफादात हैं उनको भी सामने रखना चाहिए ना। के लिए कुछ नहीं। अच्छा, अब आप बात करें महंगाई की, तो आपने देखा कि प्राइस कंट्रोल की तरफ कितना डिप्यूट किया गया, कुछ नहीं, बल्कि सब्सिडीज़ के अंदर कमी की गई। जहाँ तक मुझे इल्म है, यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो सब्सिडीज़ हैं वो कम कर दी गई हैं, ब्रॉट डाउन टू 6 बिलियन रुपीस, जो कि एक बिल्कुल आप समझ लें कि टेंजेंट पे बात जा रही है। अगेन वही वाला बैलेंस आउट आपने कर दिया, आपने सब्सिडीज कम की, आपने प्राइसेस को दोबारा शूट अप करने के लिए दे दिया। जी, और सब्सिडीज़ भी वो होनी चाहिए जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो पैसे इस्तेमाल हों, तो कंजम्पशन पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए, या जिसे आप कह सकते हैं कि तलब और रसद को मेंटेन करने के लिए सब्सिडी तो एक मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन अवाम को आपने बेनिफिट देना है। यानी अवामी बजट आप इसको नहीं कंसिडर कर रहे? अवामी बजट, जैसे मैंने आपको कहा कि उनके पास इतनी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं, दे हैड नथिंग टू ऑफर। मतलब उनके यहाँ अगर आप हुकूमत के यहाँ खाना खाने जाएं तो उनके यहाँ सिर्फ बर्तन है खाली आपके पेश करने के लिए, उनके पास सालन रोटी मौजूद नहीं। अच्छा, लेकिन आपने मेंशन किया कि जी सब्सिडीज खत्म कर दी, रेगुलेटरी ड्यूटीज इन्होंने खत्म की है, इसके बड़े नारे लगाए इन्होंने कि इससे जो है प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी आवाम के लिए। और जीएसटी जो एक इतना डिबेटेबल एक टॉपिक था फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, जीएसटी को उन्होंने बजाय इसके कि 15% पे, या उस जिस तरह से एक्सपर्ट्स रेकमेंड करे थे, आपने भी बोला कि इसकी जो है सतह काफ़ी कम होनी चाहिए और नेचुरली ग्रेजुअली जो है आवाम जिस तरह से कंफर्टेबल होते हुए नजर आए और उसको एक्सटेंड करते हुए नजर आए इवेंचुअली। लेकिन हमने देखा जीएसटी को सिर्फ 1% से कम किया, उससे मतलब इन तमाम चीज़ों से रेगुलेटरी ड्यूटीज को रिमूवल और जीएसटी को 1% से कम करना क्या आवाम के लिए थोड़ा बहुत रूम क्रिएट करता है? अलीना, ये जो बात आपने की ना, ये एक बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात उठाई जीएसटी के बारे में। देखें, जीएसटी के बारे में हुकूमत कहती रही पहले कि जी आप ज़बरदस्ती ये लड्डू खा लें, इसका हम 1% और बढ़ा देते हैं, तब तक हम वैट के बारे में डिसीजन ले रहे हैं। वैट माने आरजीएसटी, और उसका हमने नया अजीब अजीब नाम हम रखते रहते हैं ताकि लोगों को हजम हो, लेकिन होता नहीं है। अब वो आरजीएसटी जो है वो, उसके बारे में आपको पता है, ऑर्डिनेंस से उसको ज़बरदस्ती अप्लाई किया गया था, लेकिन उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि बजट के अंदर उस चीज़ को रेटिफाई कर दिया जाएगा। रेटिफाई करने के बजाय हमने पुराने जो निज़ाम, जिसे हम फरसूदा निज़ाम कहते हैं जीएसटी का, उसको हमने रेटिफाई कर दिया, आरजीएसटी या वैट को नहीं किया। अच्छा या बुरा है, ये एक जाहिर बात है, एक डिबेट है, लेकिन ये कि जो बात आपने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी परसेंटेज को कम कर दिया जाए ना, या इसकी परसेंटेज को इतना कर दिया जाए कि इट इज़ डाइजेस्टिबल, या आराम से इकोनॉमी के अंदर आ जाए। आप कह रहे हैं कि हम 15% भी लेंगे, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर कुव्वत खरीद कम कर दिया आपने एक आम आदमी की। कुव्वत खरीद तो खैर आम आदमी की दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि महंगाई को काबू करने के लिए कोई स्टेप्स का जिक्र नहीं किया गया ना। देखिए, बात सिर्फ की गई कि जी एक अच्छा स्टेप जो इन्होंने अवामी अपने हिसाब से लिया कि 3 लाख से 3.5 लाख रुपए जिनकी अब तनख्वाह होगी 3.5 लाख रुपए सालाना, उनको टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, अब आप कभी सोचती होंगी अपने जहन में कि क्या वजह है कि ये तनख्वाहें जो बढ़ाई गई सरकारी अफसरों की, ये 15% बढ़ाई गई, 16 क्यों नहीं बढ़ाई गई, 17 क्यों नहीं बढ़ाई गई, 20% क्यों बढ़ाई गई कन्वेंस अलाउंस, 21% क्यों नहीं बढ़ाई? इट टॉक्स अबाउट द मेंटेलिटी, ये नफ्सियात की बात करता है। हमारे यहाँ नफ्सियात यही है कि होल नंबर्स के अंदर डिस्कस हो रही है बात।
होल नंबर्स में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि 4-6 अफसर बैठे होंगे फाइनेंस और इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने बैठ के कहा होगा जी कितनी बढ़ा दें तनख्वाह, चलो 15% बढ़ा देते हैं। इट्स नॉट ए जोक। आप राउंड फिगर्स के अंदर क्यों जा रहे हैं? इससे आप ये शो कर रहे हैं कि आप बिल्कुल जो है वो तीसरी या चौथी जमात के बच्चे हैं और आपको ये नहीं पता कि आशारिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डेसिमल पॉइंट का। 16.5% क्यों नहीं, 17.5% क्यों नहीं बढ़ाई गई तनख्वाहें? ये आपने भी बात की ना कि ये पर्चा आउट हो गया। अभी दूसरी बात सुनाइए, पर्चा आउट होने वाली बात तो है ही, इन्होंने सारे टेस्ट पेपर देख के पर्चा दिए। अच्छा। इन्होंने 5 ईयर टेस्ट पेपर निकाले और एक बटन होता है कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट, इन्होंने कॉपी पेस्ट करके फिर फिगर्स अपनी मर्जी के डालें। आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें, पाकिस्तान की आबादी जो है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 17 करोड़ 34 लाख, और आगे इन्होंने बिल्कुल आखिरी हिस्से तक इन्होंने जो है ना परफेक्ट करके दिया। इनको कहीं से इल्हाम हुआ है कि ये आबादी पाकिस्तान की? ये तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस कहलाती है। इन्फेरेंस का मतलब ये होता है कि आपने सोचा और आपकी सोच से एक नंबर आपने डिवाइस किया, डिराइव किया, यानी हासिल किया, उसको आपने टू द लास्ट फिगर आपने उसको करेक्ट कर दिया। कि मैं एक मिसाल आपको पेश कर रहा हूँ, 17 करोड़ 34 लाख 772 लोग, आप किस तरह बता सकते हैं? यू कैन नॉट टेल। बिल्कुल। और आपकी आबादी अभी तो 18 करोड़ नहीं थी सारे सियासतदानों के मुताबिक, अभी वापस 17 करोड़ हो गई। यही नंबर्स की मैं बात करूंगी, हफीज शेख साहब तो खुद काफी ज्यादा क्लूलेस लगे थे जब इकोनॉमिक सर्वे के दौरान उनसे किसी ने ये पूछा कि जी आप कितना टैक्स पे करते हैं, तो ही वाज वेरी क्लूलेस अबाउट इट एंड ही सेड कि जी हम आवाम का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाद में इस चीज को एड्रेस करेंगे। एक ब्रेक का इंस्ट्रक्शन है, ब्रेक के बाद हम इस डिबेट को और इस डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग आज मार्केट्स। 5 साल के लिए लोगों ने बोला कि इन्वेस्टर्स को वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं अली नासिर साहब। आप एक मारूफ माशी तज्जियाकार हैं। हम डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे और वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, हम उनको बताते चले कि हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से कि काफ़ी एक प्रिडिक्टेबल बजट इसको कंसिडर किया जा रहा है। पर्चा हमें ऑलरेडी आउट होता हुआ नजर आया है। बात अली साहब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हफीज शेख साहब ने इस बात को ज़रूर क्लियर किया कि ये जो हम कहते हैं कि हर इकदाम जो हमारे मुल्क में लिए जाते हैं, हर फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को जो फॉर्मुलेट होते हुए हम देखते हैं वो IMF की डिक्टेशन पे होता है। हद तक कि स्टेट बैंक भी जो एक ऑटोनमस बॉडी कंसिडर की जाती है, वो भी जो मॉनेटरी पॉलिसी में डिसीजन लेके आया कि कोई भी डिसीजन लेगा तो वो कहते हैं, हम लोग एसोसिएट करते हैं नोइंगली और अननोइंगली कि ये IMF के डिक्टेशन पे किया गया। नाउ द बजट, ही सेड क्लियरली दैट द बजट हैज़ नॉट बीन मेड ऑन द IMF डिक्टेशन। देखिए, ये असल में बात ये है कि वजारत ख़जाना जो हमारे यहाँ होती है उसका ससुराल होता है IMF। अच्छा। तो उसको खुश रखना ही रखना है, तो मजबूरी इनके लिए यही है कि IMF को भी बैलेंस करना है किसी तरह, सबको खुश रखने के चक्कर में क्या होता है कि सबको थोड़ा थोड़ा नाराज़ कर दिया जाता है। अब ये कि IMF की डिक्टेशन हमने नहीं ली का मतलब ये नहीं है आपने उनसे उधार ले रखा है। आपको पता है कि पाकिस्तान के कुल अगर आप कर्जे मिलाएं तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा बनता है, 100 बिलियन पे चले जाते हैं। वी आर टॉकिंग US डॉलर टर्म्स, 100 बिलियन से ऊपर चले जाते हैं। अब इनमें से बेशतर कर्जे जो हैं वो बैनुल अक़वामी सतह पर हमने लिए हुए, और उसमें भी हमने जो सबसे मजबूरी के अंदर जो कहते हैं ना, सबसे जो डूबते को तिनके का सहारा, वो हमने IMF से कर्जा ले रखा है, वो हमें वापस भी करना है। उन्होंने अपनी शराइत, जैसे मैं बेशतर प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, उन्होंने अपनी शराइत आपको बता दी है, हमें हमारा कर्जा वापस दो। आप कहते हैं नहीं, हम अपने ठाठ भी कम नहीं करेंगे, ठाठ हमारे नवाबी रहेंगे, हम इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, मतलब ऑन दैट स्केल, यानी इलिटिस्ट जिसे आप कह सकते हैं, जो इलिटिस्ट कल्चर हम अपना मेंटेन रखेंगे। और ऑन दी अदर हैंड जब वो कहते हैं कि जी आप टैक्स इकट्ठा करें, टैक्स भी हम इकट्ठा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते ना। बुनियादी तौर पर जब हम टैक्स बेस बढ़ाने के लिए जाते हैं तो टैक्स पेयर जो है आगे से हमसे सवाल पूछता है आप हमें देते क्या हैं, देखिए ना। फिर वो कहते हैं कि आप इखलाकी यानी कि मॉरल और मंतकी यानी कि लॉजिकल जवाब पेश करें, मुझे ये प्रूव करें कि आप मेरे लिए कोई सर्विस कर रहे हैं, आप मेरी फलाह बहबूद के लिए कोई काम कर रहे हैं। अमीर आदमी कहता है कि ना तो मैं सरकारी अस्पताल में जाता हूँ, ना सरकारी स्कूल के अंदर मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ना ही मैं कोई और फैसिलिटी अवेल करता हूँ, तो मैं टैक्स दूँ ना दूँ, मेरे लिए एवेजन बेहतर है। तो ही विल पे अ लॉट फॉर टू, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ही विल पे अ लॉट टू टैक्स लॉयर्स एंड टैक्स ऑडिटर्स कि वो किसी तरह इनको टैक्स सेव करके दें। अच्छा अली साहब, लिंकिंग दिस होल थिंग कि हमारे नॉन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हमारे मुल्क में अभी कितने बेतहाशा हैं, इस बात को मैं लिंक करना चाहूँगी इस स्टेप से जो कि बजट में लेते हुए हमें नजर आए। हफीज शेख साहब ने कहा कि 5 साल तक के लिए वो बंदा एग्जेम्प्टेड होगा टैक्स नेट से जो कि एक इंडस्ट्री सेटअप करेगा। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए आप आवाम को तो कन्विंस करें, लेकिन आप अगेन उनको वो रास्ता दिखा रहे हैं कि जी टैक्स छूट आपके लिए बहुत अच्छी है।
देखिए अली ने आपके सवाल के दो जाविये हैं, पहला तो मैं एड्रेस कर दूं, आपने खुद ही अपने इट्स गुड इन अ वे दैट यू वांट टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज, बट ये तो काम आपको करना चाहिए ना जी। लेकिन आपने पहली जो बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग की कि अगर इन्होंने टैक्स बेस बढ़ाना है तो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को लाना है। मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के अंदर अब्दुल हफीज शेख साहब भी शामिल होंगे, तो वो सवाल का जवाब आप शुरू में दे चुके हैं। अच्छा, दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि लोन फ्री, देखिए कारोबार के अंदर लोन लेना जो है वो एक लाजिम की तरह है। हाँ, लोन किस तरह लिया जाता है, जाहिर बात है लोगों के अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यूज इस बारे में होते हैं, कुछ लोगों का दीनी एक लॉजिक होता है, वो अपना पेश करते हैं। लेकिन लोन के बगैर कारोबार कैसे शुरू हो सकता है? कोई सीमेंट फैक्ट्री अगर लगाने आता है वो अरबों रुपए, उन्होंने ये कह दिया कि लोन यानी ना जो ना ले, जो ना लोन ले वो इंडस्ट्री लगाए। नहीं, मतलब ये कि इंडस्ट्री लगाई ना। अच्छा, इसका मतलब है कि लोन फ्री कौन आजकल इंडस्ट्री लगाता है? आप मुझे किसी कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी दिखा दें कि जिसने लोन के बगैर काम किया हो। लोन के साथ ही काम करते हैं। अगर लोन नहीं भी ले रहे होते, अगर वो इस्लामिक फाइनेंस भी ले रहे होते हैं, तो वो भी लेंडिंग तो कर रहे होते हैं, लेंडिंग बोरोइंग तो हो रही होती है अपनी जगह। चलो उसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस, हदूद और कयूद मुख्तलिफ होते हैं, कवायद और जवाबित मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन लोन फ्री क्या चीज़ होती है? ये हम घर का सौदा थोड़ी लेने जा रहे हैं करियाने की दुकान से कि आप लोन फ्री सौदा ले लें तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। So this step is again this move taken by हफीज शेख साहब, it has a lot of question marks. देखें, बात ये है कि अब्दुल हफीज शेख साहब के बारे में वो बात कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो बेचारे शरीफ आदमी इस मामले में फंस गए। अब मैं आपसे भी एक जिक्र कर रहा था, बल्कि प्रोग्राम से पहले विकी लीक्स का, जो आपके पास कैंडिडेट्स मौजूद थे, आपके पास विकी लीक्स के मुताबिक कैंडिडेट मौजूद थे, मखदूम शाहबुद्दीन, नसीम बेग, और आप समझ लें कि शौकत तरीन साहब को कंटिन्यू रखा जाता। मेरे ख्याल से इन तीनों में अगर आप बेहतर चॉइस करें तो अब्दुल हफीज शेख जो हैं, ही इज माइल्स एंड माइल्स अहेड ऑफ दीज कैंडिडेट्स। अच्छा, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मौजूद है। वो वजीर ख़जाना रह चुके हैं सिंध के, वजीर निजकारी रह चुके हैं वफाकी सतह के ऊपर। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो ही वाज क्वालिफाइड। और आप पता है बैनुल अक़वामी, बट अली साहब, a lot of people have debated upon this whole matter कि अगर एक इंसान का डोनर एजेंसी से कोई लिंक हो तो वो पाकिस्तान को किस तरह से, या तो डोनर के डिक्टेशन पे चलाएंगे? देखिए, वो वर्ल्ड बैंक से उनका ताल्लुक था। वर्ल्ड बैंक जो है वो बैनुल अक़वामी तरक्याती इदारा है। IMF का एजेंडा बिल्कुल मुख्तलिफ है। याद रखें, वो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा है, तो वो नोट बनाने बैठा हुआ है। उसने आपको कर्जा देना है और आपसे कर्जा वापस लेना है। अच्छा। वर्ल्ड बैंक ने क्या करना है, कहना है आप बजट बनाएं, हमें आउटले बना के दें, हम आपको लोन देंगे, आप उसके बिहाफ के ऊपर तैयार कर लें बजट। अब आपके पास बंदे ही ऐसे मौजूद नहीं कि जो डैम बना सकें, आपके पास बंदे ही ऐसे मौजूद नहीं जो पावर पॉलिसी बना सकें। मेरे ख्याल से ये बजट बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मेरे ख्याल से कुछ सीनियर रिसर्च ऑफिसर्स ने बैठ के इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के अंदर ये बनाया। आई कैन नॉट बिलीव कि ये सीनियर लोग कर सकते हैं इस तरह की गलतियां। 5 आप बात करें कि 6% से कम आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, आप अमेरिका को बीट करना चाह रहे हैं। यानी कहाँ, अब मैं क्या मिसाल दूं, कहाँ राजा भोज? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से कम है, आपके यहाँ बेरोजगारी 6% से कम है। बिल्कुल, ये मतलब आप मजाक कर रहे हैं अवाम के साथ। यानी कि पाकिस्तान हैज बीन वेरी अनफॉर्चुनेट विद द अमाउंट ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड द सॉर्ट ऑफ पॉलिसी मेकर्स पाकिस्तान हैव हैड ओवर द टाइम। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रेक भी लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यही डिस्टॉर्शंस के हवाले से, जो तमाम सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा होती है हमारी इकोनॉमी में, लेकिन टैक्स कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। क्या वजूहात है और क्यों नहीं गवर्नमेंट इस पर कुछ फोकस करती है? बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग आज मार्केट्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अली साहब विकी लीक्स के भी इंकिशाफ के, और जो कि फर्स्ट टाइम हमने देखा फाइनेंशियल हमारी कंडीशंस के हवाले से उन्होंने इंकिशाफ किए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो लास्ट का हमारा 1 मिनट रह गया प्रोग्राम का, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो कि एक रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है, उसको हम देख रहे हैं, उसमें मजीद बर्डन हमें दलते हुए नजर आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन को आप बेहतर नहीं बना रहे। डिस्टॉर्शंस की बात करूंगी, सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन इतनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका 25% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स योर GDP एंड इट हैज 63% कंट्रीब्यूशन टू द टैक्स रेवेन्यू बेस। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको हफीज शेख साहब ने बजट में भी बोल दिया कि जी हम एग्रीकल्चर इनकम तो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, वो उसकी कंट्रीब्यूशन 21% टू द GDP व्हाइल इट्स शेयर इज ऑलमोस्ट 7% हम देख रहे हैं। जी, ये डिस्पैरिटी जो आपने बात की, इसकी वजह यही वो मैंने आपको बताया, अखलाकी मंतकी जवाज़ है नहीं। इस वजह से क्या करते हैं लोग, टैक्स से भागने की कोशिश करते हैं। जो लोग समझते हैं कि, और ज़राअत के बारे में कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, अब्दुल हफीज शेख साहब ने बुलाया और तमाम जो वज़ीर ख़जाना सूबों के थे वो आए, उन्होंने सब ने कह दिया भाई
हमें इसके बारे में कुछ सोचने का टाइम चाहिए या हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात आपने की इनडायरेक्ट टैक्सेस की, थोड़ा आपको बता दूं, इनडायरेक्ट टैक्स यानी बिलवास्ता टैक्स ज़बरदस्ती टैक्स कहलाता है, यानी आपको देना ही देना है। अगर आपने चीज़ खरीदी तो आपको ज़बरदस्ती टैक्स देना है। ये वो टैक्सेस होते हैं जैसे पेट्रोल कंजम्पशन के ऊपर लगा देना टैक्स, ये जितने पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्सेस हैं ये ज़बरदस्ती के टैक्सेस हैं, कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड हैं, अमीर गरीब को सबको बराबर है। अच्छा, दूसरा जो आपने बात की बराह रास्त टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए, उसमें बात यह है कि डायरेक्ट टैक्सेस के नेट से भी बहुत सारे लोग निकल गए। जब आपने 3.5 लाख कहा तो वो फाइल करेंगे रिटर्न, दे विल फाइल अ टैक्स रिटर्न बट दे विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फिर दूसरी बात यह कि इस सतह को 5 लाख होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो महंगाई बहुत है। तो वो लोग जो रिटायर्ड हैं, जो कि जिनके काफ़ी, आपको पता है एवरेज हमारी फैमिली का साइज 5 to 9 है, तो वो किस तरह अफोर्ड करेंगे? यानी जो लोग, आपने मिनिमम सैलरी को भी बढ़ाना है, आपने हर चीज़ करनी, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर इतना फोकस ये कर नहीं पाएंगे अगर कोशिश करें भी तो। और फिर अगेन एग्री, वही आपने जिस तरह मेंशन भी किया, डायरेक्ट टैक्सेशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में लाते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये ब्रश कर देते हैं इसको अंडर द कार्पेट बाय सेइंग कि जी ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मसला है, वो खुद डिलिबरेटली लाना नहीं चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अली साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर इन द स्टूडियोज। मिस्टर अली नासिर, ही इज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, वाज इन द स्टूडियोज विद अस। हमने काफी डिटेल में बजट के हवाले से भी बात की, विकीलीक्स के हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस पर इंकशाफ के हवाले से भी बात की, और ये जो डिस्टॉर्शंस हमें इकोनॉमी में नजर आ रही है किस तरह से एग्जिस्ट करती हुई नजर आएंगी हमारे एक्सपर्ट ने आज का। फॉर फीडबैक एंड सजेशंस यू कैन ऑलवेज राइट टू अस एट aaj.markets@aaj.tv। अपने फीडबैक और सजेशन से हमें जरूर आगाह कीजिए। हमारे आपका कोई भी सवाल हो हमारी इकोनॉमी के हवाले से, आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर लिख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट की जिस तरह हम बात कर रहे थे, स्टॉक मार्केट में हमने देखा कल के जो लेवल क्लोजिंग हमने देखी 12,315 के लेवल ने मार्केट हमने देखा मार्केट ने क्लोजिंग दी है इस पे विद अ गेन ऑफ 103.34 पॉइंट्स। और वॉल्यूम्स भी हमें स्लाइटली इंप्रूव नजर आए ओवर द टाइम, 100 मिलियन शेयर्स का ऑलमोस्ट मार्केट में कारोबार हुआ है, एंड 12,364 was the highest level attained by the KSE 100 index. That's all for now in Aaj Markets. For latest news and updates, keep watching Aaj News. I'm Alina Shikri.